तो मैं कुमार सर, आज मैं सेकंड चैप्टर जो है द ह्यूमन आइज उसके बारे में आज ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आया हूं। मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड्स। चलिए सवालों को शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। सवालों को शुरू करने से पहले बस फिर से मैं कल की बातों को दोहराना चाहूँगा कि आप लोग के पास टाइम कम है, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के बस 1.5 महीना पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ही का दिन रहेगा। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? द्विक तंत्रिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार जो है द्विविमीय, चपटा दिखता है। हमारे 2 आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। हमारे 2 आंख सिर पर स्थित है और हमें वस्तु दिखता है, तो त्रिविमीय वस्तु दिखता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो 2.3। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है छोटी। अगला सवाल है, नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो इसका आंसर है प्रकाश सुग्राही कोशिका। जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षाभि पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। तो नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोल हो जाता है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षण में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता जो कम जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दूरदर्शिता। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका आंसर है अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 150 डिग्री और 2 नेत्र वालों का 180 डिग्री होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समंजन। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो झिल्ली को कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता है तो झिल्ली को क्या कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया कहते हैं।
चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन पक्षमाभी पेशिया के द्वारा होता है। पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मोटर वाहन के चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो ड्राइवरी लाइसेंस जो है, जो वर्धनता नहीं है, उनको दिया जाता है। जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या परिवर्तित होता है? वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तित होता है? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी घट जाती है। रेटिना पर स्थित वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो रेटिना पर स्थित वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना कहते हैं। आंख व्यवहार होता है, आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र में जो बिल्कुल सुग्राही नहीं होती है उसको अंध बिंदु कहते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है वह सिलियरी पेशिया द्वारा होती है। मानव नेत्र 2, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? अगर नेत्र 2 है तो 180 डिग्री होगा इसका दृष्टि क्षेत्र। शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होती है, अतः उसकी दृष्टि क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है अधिकतम। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो इसका आंसर है परितारिका, इसके आंसर हो जाएंगे दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वस्तु के हटा लेने के बाद 1/16 सेकंड तक रहता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र की रंगीन भाग होता है? तो निम्नलिखित में जो है परितारिका जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। मंद प्रकाश में किसका शिथिलन से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो मंद प्रकाश में जो है परितारिका के शिथिलन से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या होता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम जो होता है परितारिका होता है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। दूरदृष्टि दोष वाले साफ देख पाते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले जो आंख है साफ देख पाते हैं दूर की वस्तु को, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया सही जवाब है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? तो ऐसा हो पाने का कारण है ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। जो निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस का। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर। अगला सवाल है किस लेंस का उपयोग
कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोक्सी लेंस का संशोधित किया जा सकता है? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदर्शिता। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है पक्षमाभी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। जरा दूरदर्शिता क्यों उत्पन्न की जाती है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का न्यूनतम होता है विचलन। विचलन का अर्थ होता है फैलना। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? तो 3.5 करोड़, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। किस प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण आई और आपतन कोण आर, अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 54 का, ऑप्शन नंबर डी, आई के बराबर होगा। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। अगला है 56 नंबर, किसी प्रिज्म से दो पार्श्विक पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? किसी प्रिज्म के दो पार्श्विक पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म का कोण। किसी प्रिज्म में अपवर्तित प्रकाश किरणें, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। अगला सवाल है 58 नंबर, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा इनमें से कोई नहीं, यानी इनकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, यानी नेत्र ले लेना चाहिए यूज के लिए? तो इसका आंसर है 4 से 6 घंटे। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो बी और सी दोनों, अर्थात मधुमेह और दम्मे वाला, संक्रमण रोगी नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना प्रकीर्णन का परिणाम है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 380 नैनोमीटर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला, इनमें से सभी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, जिससे लाल रंग के प्रकाश का विचलन, लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम। लाल रंग का विचलन जो होता है सभी रंगों से कम होता है। नीले वर्ण की
प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तुओं को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो यह वस्तु दिखेगा काला। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। सूर्य प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि इसके आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होता है? तो पानी के बूंद के अंदर जो है 2 आंतरिक परावर्तन होता है। जब पानी की बूंद के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहते हैं, ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्राथमिक। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर श्यान प्रकाश प्राप्त होता है। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर मैजेंटा रंग के प्रकाश प्राप्त होता है। लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है? तो लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश मिलने पर पीला उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इन रंगों के विभाजन को कहते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपण। कांच का आवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का आवर्तनांक बैंगनी के लिए सबसे अधिक होता है। कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? कांच का आवर्तनांक जो है लाल के लिए न्यूनतम होता है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है। अगर दूसरा प्रिज्म उल्टा इन 7 रंगों को गुजार दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब है 82 का ऑप्शन नंबर सी, श्वेत। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है जो उस वस्तु का वर्ण होगा। तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? तो लाल होगा। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को क्या कहेंगे? तो स्पेक्ट्रम कहेंगे, विबज्योर कहेंगे, ऐसे करके 4 ऑप्शन है। तो 84 का है स्पेक्ट्रम। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे वर्णक को। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह काला प्रतीत होगा। 3 प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनसे एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? 87 का सी, ए और बी दोनों। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश की अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य जो है वास्तविक जगह से 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। कैसा दिखता है? तो 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चपटा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही जवाब है 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल।
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटनाओं को प्रदर्शित करता है? तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एंगस्ट्रॉम। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। अगला सवाल है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? कोलाइडी कणों द्वारा, यानी 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णन प्रकाश होगा, प्रकीर्णित प्रकाश होगा 101, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वेत। किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? तो यह दिखता है प्रकाश पुंज के मार्ग दिखाता है। घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो 103 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखता है, क्योंकि इसके अलग अलग 104 के ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य है। अगला सवाल है, परावैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना कठिन होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अगला सवाल है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों में अवशोषित कंपन करने लगता है, आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को कहते हैं प्रकीर्णन। दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम गुजरने पर क्या होता है? तो दूध में प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होता है। चलिए, आज ये जो आपका दूसरा पार्ट था, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो दूसरा पार्ट, अब भारतीय भवन में देखेंगे तो ये तीसरा पार्ट होगा। इस पार्ट का नाम था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सारे ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग पढ़ा कीजिए। पढ़िएगा तो आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और सारे हम ऐसे ही वीडियोस लाते हैं, कोई फालतू का चीज़ें नहीं है। आप लोग फालतू में रील्स वगैरह देख के टाइम बर्बाद करते होंगे, घूम फिर के टाइम बर्बाद करते होंगे, लेकिन अगर इसे आप देखिएगा तो आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर ले। धन्यवाद।